नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एनमी कॉर्नर में आप सभी मित्रों का। आज के जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो टॉपिक है ग्रुप 7 या G7 ग्रुप। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे कि वो ये खबर चर्चा में क्यों थी। फिर हम बात करेंगे अबाउट द न्यूज। फिर बात करेंगे मैप ऑफ G7 कंट्री की और अबाउट द G7 ग्रुप की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी सबमिट हुई है, ये भी जानना हमें उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करेंगे कि G7 क्या G20 से अलग है और क्या G20 में कौन कौन से कंट्री हैं, इसकी भी फीचर की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। जिन बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी सबसे पहले उसकी तरफ हम चलते हैं। आज का पहला टॉपिक है खबरों में क्यों। तो देखिए, खबरों में रहने का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक टाइम्स इस न्यूज के बारे में क्या लिखता है। इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, कब की खबर है, 31 मई 2020 की खबर है। लिख रहा है ट्रंप वांट टू इंक्लूड इंडिया इन G7 कि G7 में ट्रंप चाह रहे हैं कि भारत शामिल हो। ये इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है। लेकिन नव भारत टाइम्स क्या लिखता है कि G7 में भारत को करेंगे शामिल ट्रंप। यानी ये बात तो समझ में आ गई कि G7 में भारत को शामिल किया जाएगा। फिर आगे जी न्यूज हिंदी लिखता है G7 के विस्तार पर तेज हुई सियासत। सियासत किसके साथ, इसकी हम बात करेंगे आपसे आगे। रूस से आगे रूस की बात करेंगे उसमें। और फिर ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि कैन वाशिंगटन एक्सपेंड G7 इन एंटी बीजिंग मूव। ये चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, एंटी बीजिंग यानी चाइना की बात हो रही है कि चाइना के खिलाफ क्या कहीं ना कहीं ये पहल तो नहीं मूव हो रही है। इन सब पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि खबरों में क्यों है वो, कि ये न्यूज़ खबरों में क्यों है। आप देखेंगे 4 जून की खबर है, आप देखेंगे 3 जून की खबर, आप देखेंगे 30 मई की खबर, यानी लगातार ये तत्काल खबरों में बनी हुई है आज के 3 दिन पहले तक। तो आगे चलते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे G7 के बारे में। G7 के कुछ बेसिक फीचर हम बात करेंगे आपसे कि G7 है क्या। देखिए, G7 7 देशों का समूह। कितने देशों का? 7 देशों का। आखिर है क्या? 7 देशों का एक समूह है भाई। अच्छा, तो ये क्या कैसा संगठन है, क्या करते हैं ये, ऐसे कुछ प्रश्न उठते हैं कि ये एक अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक का मतलब इसके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या इसका कोई मुख्यालय है? जी नहीं, बिल्कुल इसका कोई मुख्यालय नहीं है दोस्तों। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसका कोई सचिवालय नहीं है। अच्छा, तो फिर यह प्रश्न उठता है कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग अपने आप को गाइडेंस प्राप्त करते हैं। अच्छा, यानी बात आप करें चार्टर की, तो इनका कोई भी चार्टर भी नहीं है। यानी इनके नियम कानून के लिए, इनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसके तहत वो कार्य करते हों। कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन देश हैं हमने आपको बताना चाहा। आप मैप में देखिए, पहला कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान। कितने देश हो गए? 7। 7 देशों को भी मैप में आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, तो बात करते हैं कि ये आखिर इनका कोई ना ही कोई मुख्यालय है, ना ही कोई हेडक्वार्टर है, ना ही कोई सेक्रेटरी है, ना ही सचिवालय है। तो ये खुद को कहते क्या है? अरे भाई, खुद को कहते हैं कम्युनिटी ऑफ वैल्यू, सिद्धांतों का समूह। अपने आप को बताते हैं कि ये सिद्धांत जो हमारा समूह है ये सिद्धांतों का समूह है। अच्छा, तो फिर प्रश्न उठता है कि अगर इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, अगर कोई नियम नहीं है, कोई संविधान नहीं है, अनौपचारिक संगठन का कोई मुख्यालय नहीं है, तो इनकी बैठकें कैसे होती हैं? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इनकी बैठकें जो होती हैं एक सर्किल में घूमती हैं कि सबसे पहले या कभी कनाडा करेगा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद यूनाइटेड किंगडम, फिर जापान, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर जर्मनी। यानी एक सर्किल में एक क्रमबद्ध तरीके से रोटेट करती रहती हैं इनकी जो बैठकें होती हैं। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद है समझ में आई होगी बातें। अब यानी ये चीज़ समझे, भले इनके पास कोई चार्टर नहीं है, भले इनके पास कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इनकी जो बैठकें होती हैं ये बारी बारी से एक एक देश अध्यक्षता करते हैं। कैसे? रोटेशन के तरीके से। ओके, अब फिर यहाँ से आगे बढ़े तो अभी G7 के बारे में अगर हम और बात करें तो आपसे देखेंगे कि ये करते क्या है, इनका योगदान क्या है हमारे वैश्विक परिदृश्य में। तो आप देखेंगे इनका जो योगदान है ये टोटल जीडीपी जितनी हमारी है उसका 40% ही योगदान देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इनकी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी टोटल विश्व की जितनी जीडीपी उसका 32% है। यानी ध्यान देने वाली बात है कि ये जीडीपी में
ये जो है जीडीपी में जो योगदान करते हैं ये दो तरीके से, ये जीडीपी है आपकी। अगर आप मार्केट वैल्यू पे देखें तो ये 40% योगदान देते हैं, लेकिन अगर परचेजिंग पावर कैपेसिटी के अनुसार देखें तो ये जो योगदान करते हैं ये आपके 32% करते हैं। यानी क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार 32% ये टोटल विश्व में योगदान करते हैं। तो बात क्या होती, क्या इनकी जनसंख्या भी इतनी है? जी नहीं मित्रों, इनकी जनसंख्या केवल विश्व के कुल जनसंख्या का 10% है। यानी ये जनसंख्या में केवल 10% योगदान देते हैं, लेकिन जीडीपी में 40%, परचेजिंग पावर कैपेसिटी में 32% योगदान देते हैं। और यूनाइटेड स्टेट में अगर आप देखें तो जो इनका यूएन संगठन है, जो विश्व का यूएन में, ये विश्व में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला समूह है। आप देखेंगे ये न्यूक्लियर पावर, जो परमाणु ऊर्जा है, नाभिकीय की ऊर्जा, ये विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। भले ही उनका जो जनसंख्या है केवल कितनी है, 10% है। ये बात समझनी होगी आपको। अच्छा, तो हम देख लेते हैं इनका मैप कहाँ है, कैसे कैसे इनका मैप में देख लेते हैं कहाँ लोकेशन है। बिल्कुल, जी हाँ, मैप में आपको दिखाते हैं मित्रों कि मैप में इनकी लोकेशन क्या है, किस किस महाद्वीप से आते हैं ये भी आपको जानना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये जो कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा यह है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखिए 2 देश शामिल हैं। पहला कौन सा है, कनाडा, दूसरा यूएसए। आपने देखा कितने देश यहां से आपको मिल गए, 2 देश, यहां से आपको मिले 2 देश। क्लियर। अब फिर देखिए यूरोप में चलते हैं। यूरोप में ये देश हैं। यूरोप में कौन कौन है, ये आपका है ब्रिटेन या यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये आपका है जर्मनी, ये आपका है फ्रांस, और ये आपका है इटली। कितने देश यहां से हो गए मित्रों, 4 देश। कितने हो गए, 4। क्लियर। यहां से आगे चले, एक बार फिर ध्यान दें, यहां से आपको 2, यहां से आपको 4, 4 और 2 6, एक देश बच रहा है कि कहाँ का है, वो है एशिया का। एशिया का देश है जिसका नाम है क्या, जापान। यानी टोटल 7 देशों का समूह है, एक अनौपचारिक संगठन है। कौन कौन से 7 देश हैं, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम और जापान, ये 7 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन इसी को अब बढ़ाने की बात की जा रही है, इसी को एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। जैसा कि आपने देखा ग्लोबल टाइम्स न्यूज में क्या कह रहा है कि क्या वो बढ़ा कर एंटी बीजिंग मूव कर लेगा, ऐसी बात हो रही है ग्लोबल टाइम्स में। तो आगे देखें, अब यहाँ से जिस चीज़ की हम बात करेंगे, आपने साथ एक और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनकी जो सदस्यता है, जो मेंबरशिप है कॉन्टिनेंट वाइज देख लें। क्या इसमें कोई अफ्रीका महाद्वीप का भी है? जी नहीं, अफ्रीका का कोई नहीं है। ध्यान देने वाली प्रश्नों में पूछ, क्या इसमें कोई साउथ अमेरिका महाद्वीप का कोई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अंटार्कटिका का तो स्वाभाविक कोई नहीं होगा। लेकिन आप देखिए जो मेजर पॉपुलेशन रखने वाले 2 महाद्वीप हैं, एशिया को छोड़ दें, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, क्या उस देश का भी कोई सदस्य है G7 में? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। केवल 7 देश हैं। 7 कहाँ कहाँ के हैं? केवल 3 महाद्वीप के हैं, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया। एशिया में वो भी केवल एक, जिसका नाम है जापान। अब बात होती है, अब एक बात यहाँ समझने वाली होगी कि ये जो वैल्यू के जो समुदाय के जो बने हुए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं, तो क्या केवल इनका वितरण कुछ ही महाद्वीपों में सीमित होना चाहिए या इसको बढ़ाया जाए? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाना जाना चाहिए। और वही मूव इस समय ट्रंप चाहते हैं, वही मूव ट्रंप चाहते हैं। तो अब आपने इतनी चीज़ देखी, तो अब बात होती क्या इनका सम्मेलन भी कभी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है मित्रों। अभी आपको रिसेंटली दिखाएं कि इनका जो 45वां सम्मेलन 2019 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस के किस शहर में? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे, बियारित्ज में। शहर का नाम है बियारित्ज। वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। कौन सा था? 45वां। अच्छा, तो आगे कहाँ होगा? बिल्कुल, ये भी आपको बताते हैं। आगे होगा यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, शहर कौन सा है? कैप डेविड। कब होगा? सितंबर 2020। अगली डेट है सितंबर 2020। इसी डेट में भारत को आमंत्रित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भारत आप आइए, आपको अभी हम सदस्यता देंगे। ये बात चल रही है। अच्छा,
तो क्या G7 तब भी G7 ही रहेगा? जी नहीं, जो G7 होगा ये G7 ही नहीं रहेगा, ये होगा G11, ऐसी खबर आ रही है। तो यानी 4 देश प्लस हो रहे हैं। कौन कौन? बिल्कुल बताएंगे कौन कौन देश प्लस हो रहा है। इसमें प्लस हो रहा है एक इंडिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा साउथ अफ्रीका और चौथा फिर रसिया। ये 4 देश बढ़ेंगे और ये चारों देश G20 का मेंबर है। किसका मेंबर है? G20 का मेंबर है। अच्छा, तो क्या कभी इसमें कोई और देश शामिल हुआ था, बाहर हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल शामिल हुआ था और बाहर हो गया है। तो उसकी बात करें कौन सा देश है, इसकी चर्चा। कब शामिल हुआ? रूस शामिल हुआ था मित्रों, रूस शामिल हुआ था। कब? 1998 में शामिल हुआ था। अच्छा, तो बाहर हो गया? हाँ जी, बाहर हो गया। कब? 2014 में। यानी वो केवल कितने सालों तक रहा? 16 सालों तक, 16 सालों तक वो भाग रहा। अच्छा, तो उसका नाम क्या था? क्या G7 था? नहीं, जी नहीं। जब G7 में एक देश प्लस हुआ रसिया, तो इसका नाम हो गया था G8। अब G8 में फिर एक देश अगर निकल गया रसिया, तो फिर हो गया ये G7। यानी रसिया के आने और जाने से G7 और G8 बना था। क्लियर है? अच्छा, निकला क्यों? क्या रीजन था? बिल्कुल बताया जाएगा। G8 में जब रसिया शामिल हुआ था, उसके बाद उसे बाहर निकाला गया क्रीमिया के युद्ध के कारण। क्रीमिया ये कैस्पियन सी, जहां पे आप देख रहे हैं कैस्पियन सी, कैस्पियन सी की अगर बात आई तो बता देते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ा बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड अगर कोई है तो कैस्पियन सी को बोला जाता है, कैस्पियन सागर को बोला जाता है। ये किन किन देशों से मिलती है? रखती, आपने उन्हें बताया था, रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये जो ईरान है, ये जो 5 देश हैं वहीं पे ये मिलती है। उनके बीच में एक झील बनी हुई है, बड़ी सी झील, कैस्पियन सागर। इतना बड़ा है उसे सागर का नाम देते हैं, कैस्पियन सागर। ओके, तो अब बात उठती है कि बाहर हुआ कब? 2014 में। कैसे? क्रीमिया के युद्ध के कारण। क्यों? क्योंकि उसने उस वैल्यू के सिद्धांतों को तोड़ दिया। किस वैल्यू के? जो उन्होंने बताया था, ये हमारा जो संगठन है किसका है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू है, सिद्धांतों का संगठन है, नैतिक मूल्यों का संगठन है। अगर आपने उन्हें उसी को तोड़ा है तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। हालांकि मेन मकसद इनका नहीं था, उसमें राजनीति थी, बहुत सारे इशू थे क्रीमिया इशू को लेके, उसे आप विश्व इतिहास में आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप आगे देखें, आप एक चीज़ और वहाँ पे मेंस का प्रश्न आप यहाँ देख लीजिए। एक प्रश्न है जिसकी चर्चा नहीं कर, प्रश्न आपके कान तक हम पहुँचा देना चाहते हैं कि क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ से जो रूस था वो रूस ना हो, यूनाइटेड जो संयुक्त राज्य जो रूस था, संयुक्त रूस था, वो रूस न होकर बल्कि अब केवल एक सिंगल रूस हो गया, यानी मध्य एशिया का निर्माण हो गया उसी के कीचड़ से। तो वो टूटे थे, कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पे और देखें, आपको जैसा कि हमने बताया कि इसी जो आपकी सम्मेलन होने वाला है सितंबर 2020 में, कहाँ पे होने वाला है? केप टाउन में। ये सम्मेलन केप डेविड में होने वाला जो सम्मेलन है सितंबर 2020 यूनाइटेड स्टेट में, उसमें मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक चीज़, तो भारत की पहुंच बढ़ रही है, भारत बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, इसमें और कौन कौन से देश शामिल होंगे? बिल्कुल, मैंने 4 देशों का नाम बताया। उम्मीद है कि फ्यूचर में चारों खबर में आएंगे। एक है आपका इंडिया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है रसिया और चौथा है साउथ अफ्रीका। इन चारों देशों को शामिल किए जाने की बात है। तो अच्छा, तो ये जो G7 के सभी देश हैं, ये क्या किसी और टोटल संगठन में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। अगर आप देखें तो ये सभी देश G20 के भी मेंबर हैं। अच्छा, अब एक नई बात आपने बता दी, G20 क्या है? बिल्कुल बताएंगे G20 क्या है। G20 के बारे में भी विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ जान लीजिए कि G7 के जितने भी सदस्य हैं G20 के सदस्य हैं, G8 के जितने सदस्य हैं वो भी G20 के सदस्य, यानी G20 एक बड़ा सेट है। इसी में G8 और G7 है। इसके भी हम आपसे और बात करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ से हम आगे मूव करते हैं G20 के बारे में। जान लेना होगा कि G20 क्या है। अच्छा, जैसा कि था G20 है क्या, अब ये प्रश्न उठता है। तो प्रश्न उठता है, बिल्कुल उत्तर दिया जाएगा। ये 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और केंद्रीय बैंक, उनका एक संगठन है। किनका किनका?
अच्छा, किनका किनका संगठन है, फिर प्रश्न उठ रहा है। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के सदस्यों का एक संगठन है। कौन, कितने देशों के, 20। अच्छा, क्या सभी 20 देश शामिल हैं इसमें? जी नहीं, इसमें 19 देश शामिल हैं। 19 देश हैं और एक संगठन है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। अच्छा, तो फिर यूरोपीय यूनियन जो संगठन, उसमें कितने देश हैं? जी हाँ, इसमें भी 19 देश हैं। यूरोपीय यूनियन में भी 19 देश हैं। क्लियर? यानी G20 में कितने देश हो गए? टोटल 20 हुए, लेकिन ये 20 कैसे बना? 19 प्लस एक यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? ये भी 19 हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी प्रश्न में आए कि 38 देश हैं तो यह गलत होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन संयुक्त रूप से वहां पर रिप्रेजेंटेशन करता है, न कि 19 देशों के बारी बारी से लोग आते ना। यूरोपीय यूनियन संयुक्त रूप से वहां पे अपना प्रतिनिधित्व करता है। ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब बात उठती है कि क्या इनका कोई ऑब्जेक्टिव भी है, क्या कोई उद्देश्य है G20 का? जी हाँ, बिल्कुल इनका ऑब्जेक्टिव है। इनका ऑब्जेक्टिव है अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक स्थान पर लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। यानी जो इशू है, जो ज्वलंत इशू है विश्व के, जो ज्वलंत इशू है इकोनॉमी के, उनको लेकर वो एक साथ चर्चा करना चाहते हैं वैश्विक मंच पर। अच्छा जी, तो आपको बता दें कि इनका अध्यक्ष कौन है। इनका जो अध्यक्ष है शिंजो आबे हैं। इनका जो अध्यक्ष है कौन है? शिंजो आबे। शिंजो आबे कहाँ के हैं? ये हैं जापान के। जापान के राष्ट्राध्यक्ष हैं शिंजो आबे। कहाँ के हैं? जापान के राष्ट्राध्यक्ष। क्या कुछ है शिंजो आबे? बिल्कुल जापान के राष्ट्राध्यक्ष है। ओके, यहाँ तक आपको बात क्लियर? तो आगे चले वर्तमान अध्यक्ष। अब एक चीज आपको हम यहाँ समझा देना चाहते हैं कि आपको G20, G8 और G7 का जो रिलेशन है उसे हम अपने ग्राफ के माध्यम से आपको पहुँचाना चाहते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले G7 की जैसा कि हमने बात की थी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कौन कौन से शामिल देश हैं? 7 देश हैं। यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, अमेरिका, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। ध्यान रखिए, इसमें से कौन कौन देश किस महाद्वीप का है यह भी आपको उतना ही जानना महत्वपूर्ण है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों देश आपके किस महाद्वीप के हैं? ये दोनों हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। लेकिन यहाँ पे जापान देखें तो जापान है एशिया का, और जो शेष चारों देश बच रहे हैं ये जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये है यूरोप के। यानी G7 में 3 महाद्वीपों का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, एशिया का एक और देश जो शामिल था, बाहर हो गया, वो कौन था? G8। ये भी एशिया का ही भाग था, या एशिया और यूरोप के दोनों में पार्ट है। ठीक है, इसको लेके इशू, ठीक है, ये भी एक देश था, बाहर हो गया। अगर ये जुड़ जाता था तो इसका नाम था G8। पहले G7 था, ये जुड़ गया तो G8। लेकिन अगर बात करें G20, तो G20 में और कौन कौन से देश थे, या और कौन कौन से देश हैं शामिल? जी हाँ, बिल्कुल G8 में एक तो आपका तुर्की है जो एशिया का भाग है। यूरोपीय यूनियन, हमने बताया कि ये खुद ही एक यूनियन है बड़ा सा, ठीक है, 19 देशों का समूह, यह भी उसी में शामिल है G20 में, ना कि G8 G7 में। अच्छा, अर्जेंटीना भी शामिल है, बिल्कुल। ब्राजील साउथ अफ्रीका का शामिल है। साउथ कोरिया एशिया का शामिल है। मैक्सिको कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का शामिल है। चाइना एशिया का शामिल है। इंडोनेशिया एशिया का शामिल है। सऊदी अरेबिया एशिया का शामिल है। ऑस्ट्रेलिया खुद में एक कॉन्टिनेंट है, वो भी शामिल है। इंडिया बताने की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका बताने की जरूरत नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, यानी ये भी उसमें शामिल है। ये आपके 20 देश उसमें शामिल हैं। यानी अब एक चीज बात क्लियर हुई कि अगर इसमें से हम 4 लोग, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो न सिर्फ हमारी पहुंच दक्षिणी गोलार्ध तक होगी, बल्कि हमारी लगभग मेजर महाद्वीपों तक भी पहुंच होगी। कैसे? ब्राज़ील को शामिल कर लेने से हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहुंच जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे। अफ्रीका को शामिल कर लेने से साउथ अफ्रीका को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और इंडिया को शामिल कर लेने से कहीं ना कहीं इस देश की पहुंच साउथ इंडियन ओशियन तक हो जाएगी, यानी दक्षिण एशिया तक। तो कहीं ना कहीं समावेशी हो जाएगा इस संगठन में जो G7 से
G8, अगर 4 देश प्लस होंगे तो ये मूव हो जाएगा G11 तक, G11 तक। अगर G11 होंगे तो इसमें इस संगठन में इंक्लूजन बढ़ जाएगा। इंक्लूजन यानी इंक्लूजन का अर्थ है समावेशिता। कैसा हो जाएगा ये संगठन? समावेशी। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? ये चीज आप यहाँ पे जरूर नोट कीजिएगा। अंत में आपसे हम बताना चाहते हैं ये चीज कि ध्यान रखिएगा कौन कौन से G7 में कौन है? 7 देश, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। G8 रसिया जुड़ जाएगा। G20 में फिर आपके 12 देश और जुड़ेंगे, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। हाँ, ये जो G7 को G11 में बनाया जा रहा है, ये विश्व परिदृश्य की मांग सी बन गई है, वैश्विक राजनीति का हिस्सा है, जो राजनीति चाइना के खिलाफ की जा रही है। या चूंकि ये एक वार चल रहा है, इसमें एक कोल्ड वार की स्थिति आ गई है। कैसी आ गई है? ये कोल्ड वार, पहला कोल्ड वार जो आपने देखा था 1990 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तब समाप्त हुआ था। किसके किसके बीच में चल रही थी? वो चल रहा था यूएसए और रसिया के बीच में। ये कोल्ड वार समाप्त हुआ था 1991 में, शीत युद्ध, एक शीत युद्ध और ट्रेड वार कह सकते हैं, कोल्ड वार कह सकते हैं, जो चल रहा है यूएसए और रसिया के बीच में, यूएसए और चाइना के बीच में, सॉरी। और इसी का परिणाम है कि G7 को G11 में चेंज किया जा रहा है और इसीलिए चाइना को इस संगठन से दूर रखा जा रहा है। चाइना को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है G11 में। G11 में चाइना को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। 4 नए देशों को शामिल कर रहे हैं। वो 4 देश हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। ठीक है, इन 4 देशों को हम शामिल करेंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी मित्रों से ध्यान रखिए कि जितनी भी चीज़ें बताई इनसे हमें आपको प्रश्न देते हैं। कहाँ पे प्रश्न देते हैं? प्रश्न देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जनरल स्टडीज़ में, और वहाँ से आपको प्रश्नों को शामिल कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी पहुँच अच्छे GS के प्रश्नों तक हो। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।